हमारे यहाँ संस्कृत में कहा गया, अंगेन गतरम नयनेन वक्रतम नयनेन राज्यम लवनेन भोज्यम धर्मेण हीनम खलु जीवितम चनराजते चंद्रमासा निशा। अर्थ इसका ये हुआ कि बिना किसी अंग के मानव शरीर, बिना आंखों का चेहरा, एक प्रभावी और शक्तिशाली न्याय व्यवस्था के बिना राज्य, बिना नमक के पका हुआ भोजन और धार्मिकता और धर्म का पालन किए बिना मानव जीवन, इसे कभी शोभा नहीं मिलता, ये शोभित नहीं होता है। वह ठीक वैसा ही है जैसे आकाश में चंद्रमा के बिना एक अंधेरी रात होती है। 6000 वर्ष पूर्व जो हमारे जो मूल ग्रंथ हैं, वेद, उपनिषद, इनकी जब रचना हुई थी तब से उसमें न्याय व्यवस्था को सर्वोपरि माना गया है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा लक्ष्य जो था समाज में धर्म यानी न्याय की स्थापना और अधर्म यानी अन्याय का विनाश करना बताया गया था। और हमारे सर्वोच्च न्यायालय का जो प्रतीक वाक्य है वह भी महाभारत के अनुशासन पर्व से ही लिया गया, यतो धर्मेस्ततो जयः, अर्थात जहां धर्म है वहीं न्याय है, वहीं विजय है। महाभारत के अलग अलग स्थानों पर इस प्रतीक वाक्य का उपयोग कई बार हुआ है, जिसका एक प्रयोजन था कि विषम से विषम परिस्थिति में, कठिन से कठिन परिस्थिति में लोगों को याद दिलाया जाए कि जहां न्याय होगा विजय वहीं होगी। अनेक प्रसंग हैं, एक दो का मैं जिक्र करना चाहूंगा। दुर्योधन जब कुरुक्षेत्र में जाने से पहले अपनी मां गांधारी से आशीर्वाद लेने जाता है तो उन्होंने, मां गांधारी ने उसे विजय का आशीर्वाद नहीं दिया, बल्कि गांधारी ने कहा कि जहां न्याय है वहीं विजय होगी। कर्ण ने दुर्योधन का साथ कभी नहीं छोड़ा, मित्रता निभाई पूरे जीवन भर, लेकिन उसे पता था, वो जानता था कि दुर्योधन न्याय के विरुद्ध है, और इसलिए भगवान श्री कृष्ण के साथ अपनी मुलाकात में उसने कहा था कि केशव, आप चिंतित मत होइए, जहां न्याय है वहीं विजय है। विदितम में ऋषिकेश यतो धर्मस् ततो जयः। कुरुक्षेत्र में युद्ध से पहले महर्षि व्यास धृतराष्ट्र के पास गए थे, और आप सब जानते हैं कि धृतराष्ट्र के पास दृष्टि नहीं थी, वो आंखों से देख नहीं सकते थे, और उन्होंने दृष्टि देने का प्रस्ताव उनके पास रखा है। लेकिन धृतराष्ट्र पिता होते हुए भी ये कहते हुए उन्होंने मना कर दिया कि इसकी कोई आवश्यकता अब हमको नहीं है, क्योंकि वह जानते थे कि जहां न्याय है वहीं विजय है। और महाभारत में कहा गया, न चैव साक्यम संयंतु यतो धर्मस्ततो जयः। महाभारत के सभी उदाहरण इस बात के प्रमाण हैं कि भारतवर्ष के लिए न्याय व्यवस्था कोई नई व्यवस्था नहीं है। हजारों वर्षों से न्याय व्यवस्था भारत की आत्मा से जुड़ी हुई है, हमारी जीवन पद्धति से जुड़ी हुई है, इसके विकास के केंद्र में रही है। और इसीलिए न्यायालय को हमारी संस्कृति में न्याय का दफ्तर, न्याय का ऑफिस नहीं कहा गया, बल्कि न्याय का मंदिर कहा गया, जहां बिना किसी भेदभाव के ये सुनिश्चित किया जाता है कि सबको समान न्याय मिले और लीगल सिस्टम तक उनकी पहुंच समान रूप से बन सके। मैं आप सबको स्मरण कराना चाहूंगा, संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 25 नवंबर 1949 को बड़ा ऐतिहासिक भाषण दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य नीति निर्माताओं और भावी पीढ़ी को इस बात के लिए आगाह करना था कि राजनैतिक लोकतंत्र और सामाजिक लोकतंत्र का स्वरूप देश को देना होगा। सामाजिक न्याय को केंद्र में रखते हुए बाबा साहब ने कहा था कि स्वातंत्र्य, समता और बंधुत्व के 3 सिद्धांत आजाद भारत के लिए बड़े आवश्यक हैं। उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया कि सामाजिक और आर्थिक न्याय पूरी तरह से स्थापित हो तथा समाज का कोई वर्ग, खासतौर से गरीब, शोषित, आदिवासी, ये अन्याय का शिकार न होने पाए। मैं कह सकता हूं कि बाबा साहब के सपनों के अनुरूप 2019 में
जम्मू कश्मीर में भी भारत की संसद ने एक आमूलचूल परिवर्तन किया और जिस पर देश के सर्वोच्च न्यायिक मंदिर ने अपनी वैधानिक मुहर भी लगाई। 890 केंद्रीय कानून जो पहले जम्मू कश्मीर में लागू नहीं थे, वे लागू हो गए और उसका लाभ आज़ादी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के अनेक नागरिकों को मिला। बच्चों के शिक्षा का अधिकार लागू हुआ। सफाई कर्मचारी एक्ट के द्वारा सफाई कर्मचारियों के अधिकार सुनिश्चित किए गए। दलित भाई बहनों पर अत्याचार रोकने के लिए जो कानून था वो जम्मू कश्मीर में लागू हुआ। माइनॉरिटी एक्ट प्रभावी हुआ। देश के अन्य राज्यों में लेबरर्स माने श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए मिनिमम वेजेस एक्ट वो भी लागू हुआ। उसके सभी उपनियम इम्प्लीमेंट किए गए ताकि उनके हितों की रक्षा हो सके। इसके अलावा सैनिकों और आदिवासियों के कल्याण के लिए भी अनेक कानून लागू हुए हैं, जिसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। लेकिन उसके पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि देश के सभी नागरिकों के बराबर जम्मू कश्मीर के नागरिकों को भी अधिकार मिला। समता और सामाजिक न्याय की व्यवस्था स्थापित होने की ओर जम्मू कश्मीर आगे बढ़ा। भारत का संविधान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की गारंटी देता है। न्याय प्रदान करने का एक पहलू यह भी है कि सभी नागरिकों को न्याय तक पहुंच मिल सके तथा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि न्याय सबसे करीब व्यक्ति तक पहुंचे जो इसका सबसे अधिक हकदार है। सभी नागरिकों को न्याय तक पहुंच प्रदान करने के संवैधानिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए देश की संसद ने लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 पारित किया था, जिसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क और सक्षम लीगल सर्विसेज प्रदान करना था और यह सुनिश्चित करना कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित न होना पड़े। केंद्रीय स्तर पर नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटीज और राज्य संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी संविधान द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने का समर्पित भाव से प्रयास कर रही हैं। जम्मू कश्मीर लीगल सर्विस अथॉरिटी फ्री लीगल एड, लीगल अवेयरनेस, लोक अदालत के अलावा पीड़ितों के लिए मुआवजा भी सुनिश्चित कर रहा है। वंचित समुदाय को फ्री लीगल एड प्रोवाइड करने के लिए एक डेडिकेटेड स्कीम भी जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय चला रहा है। आउटरीच प्रोग्राम कमजोर वर्ग जैसे ट्रांसजेंडर, सीनियर सिटीजन, आपदा पीड़ितों के लिए कानूनी प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित कर रहा है। मुझे इस बात की अत्यंत प्रसन्नता है कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के विभिन्न कार्यक्रम जैसे लीगल सर्विसेज टू विक्टिम्स ऑफ एसिड अटैक, चाइल्ड फ्रेंडली लीगल सर्विसेज, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के माध्यम से डिजास्टर विक्टिम के लिए लीगल सर्विसेज तथा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कानूनी सेवाओं की योजना को लागू किया जा रहा है। जेलों में कानूनी सहायता क्लिनिक द्वारा भी विचाराधीन कैदियों और दोषियों के लिए कानूनी परामर्श तक पहुंच सुनिश्चित हो रही है तथा युवाओं में संवैधानिक मूल्यों और कानूनों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूलों तथा कॉलेजेस में लिटरेसी क्लब चलाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर लीगल सर्विस अथॉरिटी ने नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के तत्वावधान में 4 नई योजनाओं डॉन, जागृति, आशा तथा साथी की शुरुआत की है। इसके विस्तार में मैं समझता हूं कि जाने की जरूरत नहीं है। अनेक लोगों को इसका लाभ मिल रहा है और अगर आंकड़ों को देखें तो वर्ष 2025 के दौरान अब तक जम्मू कश्मीर लीगल सर्विस अथॉरिटी के विभिन्न कानूनी सहायता योजनाओं के अंतर्गत लगभग 12,000 से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सके हैं। मैं समझता हूं वंचित वर्गों के अलावा हमारे समाज के 2 अन्य महत्वपूर्ण वर्ग हैं जिन्हें विशेष रूप से आवश्यकता थी और मैं समझता हूं कि इसी निमित्त ये कॉन्फ्रेंस आज यहाँ रखी गई है। व्यक्तिगत रूप से मेरा मत है कि सेना के जवानों और आदिवासी समुदाय के सदस्य हमारे देश के ऐसे अंग हैं
जिन पर हमें कानूनी सहायता प्रदान करने, उनके लिए न्याय सुनिश्चित करने के संबंध में जितना अधिक ध्यान यह देश दे सकता है, मैं समझता हूं वो देना चाहिए। अब दुखद स्थिति ये थी कि सेना का जवान यहां अपनी जान तो दे सकता था, लेकिन एक झोपड़ी नहीं बना सकता था। अनेक शहीद सैनिक जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों की रक्षा के लिए, भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए अपनी शहादत दी, लेकिन कानूनी रूप से उसका हकदार नहीं था कि यहाँ एक झोपड़ी डाल सके। ये सब कानून अब बदले गए हैं 2019 के बाद, और इसलिए दूर दराज के क्षेत्रों में सीमा पर तैनात हमारे जो जवान हैं, मेरे पूर्व के अनेक वक्ताओं ने बताया है, मैं उसके बारे में समय जाया नहीं करना चाहता, जिनकी वजह से हम आज यहाँ खड़े होकर बोल रहे हैं। उनके अधिकारों के प्रति जितना जो ये आयोजन हुआ है, मैं आयोजन से जुड़े सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द आज की कॉन्फ्रेंस में जो डेलिब्रेशंस होंगे वो निश्चित रूप से कार्यान्वित करने की सफलता में मिल सकेंगे। लीगल सर्विस अथॉरिटी की भूमिका उनके अधिकारों की रक्षा करने, कानूनी रूप से उपलब्ध सुविधाएं प्रदान कराने में निश्चित रूप से मददगार होंगी। मेरा व्यक्तिगत विचार है कि हम अपनी बहादुर सेना के वीरों, वीरांगनाओं तथा उनके परिवारों का ऋण कभी चुका नहीं सकते, लेकिन उनके लिए न्याय और गरिमापूर्ण जीवन हम अगर सुनिश्चित करते हैं तो मैं समझता हूं कि उनके प्रति हम अपनी श्रद्धा व्यक्त कर पाएंगे। हमारे महान राष्ट्र का एक अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ग आदिवासी समुदाय है। मैं उन्हें सिर्फ भारत का मूल निवासी नहीं, बल्कि मैं मानता हूं कि इस देश पर तथा उसके संसाधनों पर, व्यवस्थाओं पर सबसे ज्यादा हक आदिवासी समुदाय का है। लेकिन आदिवासी समुदाय जो सामान्य तौर पर खानाबदोश, जिन्हें नोमैडिक कहते हैं, उनके कानूनी अधिकार कहीं न कहीं जरूर प्रभावित होते हैं। उनके लिए भी न्याय सुनिश्चित करने में लीगल सर्विस अथॉरिटी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने जा रही है। जम्मू कश्मीर ने इन दोनों वर्गों, सेना के जवान तथा आदिवासी समुदाय के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। जैसा अभी हमारे मुख्य न्यायाधीश महोदय ने बताया, करीब मेरा ख्याल है कि 1.5 महीने पहले व्यक्तिगत रूप से मेरी उनकी चर्चा हुई थी। अभी कल ही 25 जुलाई को जो प्रस्ताव था, हाईकोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश अरुण पल्ली जी से सलाह के पश्चात जिला सैनिक बोर्ड के सचिव को डिस्ट्रिक्ट लेवल लीगल सर्विस अथॉरिटी के सदस्य के रूप में शामिल करने का फैसला किया गया। जम्मू कश्मीर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी रूल्स के नियम 13 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। इससे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी में सैनिकों का एक प्रतिनिधि होगा जो उन्हें कानूनी सहायता प्रदान करने के संबंध में ध्यान रखेगा। इसके अलावा कुछ दिन पहले इसी चर्चा का एक लाभ और हुआ। एक दिन बैठक करके हमने हमारे मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी, सीनियर ऑफिसर्स, हम लोगों ने भी सोचा कि अगर न्यायमूर्ति अरुण पल्ली इस दिशा में जा रहे हैं तो प्रशासन क्या कर सकता है। तो एक सैनिक सहायता सेल जम्मू कश्मीर के सेक्रेटेरिएट में श्रीनगर और जम्मू के बनाने का फैसला हम लोगों ने किया और ये तय किया कि जो सैनिक या आर्म्स या सीएपीएफ के जो लोग जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं, उनके जो प्रशासनिक कार्य हैं देश के विभिन्न हिस्सों में, देश के विभिन्न राज्यों से आए हैं, उनके लिए एक सेल गठित करने का फैसला किया है और अधिकारियों को चिन्हित भी कर लिया गया है। और एक उसी में सेक्शन ये होगा जो जम्मू कश्मीर के निवासी हैं, देश के दूसरे हिस्सों में सेना में हैं या सीएपीएफ में हैं, उनके परिवार की समस्या को, चाहे वो पुलिस से संबंधित हो या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से, ये सेल उसको हल करने में पूरी मदद करेगी। एक डेडिकेटेड पोर्टल बनने का काम प्रारंभ हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सैनिक सहायता केंद्र एक डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बन सके, इसकी हर कोशिश की जाएगी। तो इसके लिए भी मैं अरुण पल्ली साहब को विशेष रूप से बधाई देता हूं कि इनकी इस पहल से हम लोगों के भी ध्यान में आया कि हम भी कुछ कर सकते हैं।
हम ये भी जानते हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट जम्मू कश्मीर में 14 साल तक लागू नहीं था। 2019 के बाद ये संभव हो पाया। जल, जंगल और जमीन पर उनका अधिकार सुनिश्चित किया जा रहा है। 2019 के बदलाव के बाद उनका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी हुआ। असेंबली में सीटें उनके लिए रिजर्व की गई। सालों से उपेक्षा और भेदभाव के शिकार लाखों आदिवासी, इतिहास में पहली बार भारत के संविधान से बराबरी का हक उन्हें मिला। आरक्षण सहित अन्य व्यवस्थाएं उन्हें मिली। हमारे यहाँ उपनिषद में कहा गया, धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा लोके धर्मिष्ठ प्रज्ञा उपजीवंती। न्याय द्वारा एक व्यक्ति जो अत्यंत असहाय है वह भी सबसे बलवान को परास्त कर सकता है। उसे आज मैं जम्मू कश्मीर में फलीभूत होते हुए देख रहा हूं। अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर तथा देश के सभी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज से मेरा आग्रह होगा कि उन्हें सुनिश्चित करना चाहिए कि सेना के जवानों, आदिवासी समुदाय, वंचित और कमजोर वर्गों के पास हर संभव कानूनी सहायता समय से पहुंचे ताकि उनका जीवन सुगम हो सके और उनके संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार सुरक्षित हो सकें। मैं माननीय जस्टिस सूर्यकांत जी, सुप्रीम कोर्ट के अब सभी माननीय न्यायमूर्ति, विभिन्न हाई कोर्टों के चीफ जस्टिस या बाहर से आए सभी न्यायमूर्तियों और अपने मित्र और भारत सरकार के कानून मंत्री आदरणीय अर्जुन राम मेघवाल जी का हृदय से जम्मू कश्मीर के प्रशासन की तरफ से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जो आयोजन हुआ है निश्चित रूप से ये एक ऐतिहासिक आयोजन है। देश में आने वाले दिनों में इसका जो असर दिखेगा मैं समझता हूं वह निश्चित रूप से सुखकारी होगा। काल हरण कार्य राज्य साक्षी प्रभाषणे महानदोषो भवेत काला धर्म व्यावर्त लक्षण, अर्थात न्याय का फैसला विलंब से नहीं आना चाहिए क्योंकि विलंब का परिणाम धर्म की पराजय होती है। मुझे विश्वास है कि इस महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आ रही चुनौतियों के समाधान के साथ साथ आम नागरिकों को संविधान में अपने अधिकारों से परिचित कराने के लिए आवश्यक इंटरवेंशन पर चर्चा होगी। मैं एक बार पुनः सुप्रीम कोर्ट के सभी माननीय न्यायाधीश, माननीय मंत्री जी और अरुण पल्ली जी को विशेष रूप से बधाई देते हुए आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। जय हिंद, जय भारत।